या वो डॉक्टर बन के आ रहे हो। दूसरा जो ये आई है वो तो बकवास है। तो स्वागत है आप सभी का रोड टू अवेंजर्स डूम्सडे के एक और नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टीवर्सल सागा में हमें जितनी भी मूवीज और सीरीज देखने को मिली है वो कैसे डूम्सडे में कनेक्ट हो रही है, कितने कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो डूम्सडे के लिए जरूरी है। आज हम इसी वीडियो में इसी चीज को डिकोड करेंगे। और मल्टीवर्सल सागा में हमें जितना भी कुछ देखने को मिला उसमें मल्टीवर्स जैसा तो कुछ था ही नहीं। अंधाधुन कैरेक्टर्स हमारे सामने आए, अंधाधुन कहानियां हमारे सामने आई, लेकिन एक प्योर कनेक्टिविटी जो डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट हो, यहाँ हमें वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। अब आगे ये डॉक्टर डूम से कनेक्ट हो रही है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या देखें क्या नहीं, इसलिए हम मेन मुद्दे पर ही बात करेंगे और जितना भी कुछ रह जाएगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। 15 साल से MCU 616 का कड़क माल तो दे ही रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक्समैन यूनिवर्स और बाकी भी यूनिवर्स जैसे इलेक्ट्रा, ब्लेड, घोस्ट राइडर और फैंटास्टिक फोर जैसी मूवीज भी दी हैं। लेकिन घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हमने जो MCU से पहले जितनी भी मूवीज देखी है उनका रिवीजन होना जरूरी नहीं है। जैसे डेडपुल एंड वोल्वरिन में हमें कैरेक्टर दिखाई दिए, वैसे ही हमें डूम्सडे में ही दिखाई देंगे। इसीलिए अब मल्टीवर्सल सागा एक अच्छा एलिमेंट है जिसका निचोड़ अभी हमें चाहिए। तो शुरुआत करने के लिए पहली मूवी रहेगी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम। इसीलिए मार्वल स्टूडियोज इसी साल सितंबर में अवेंजर्स एंड गेम को फिर से रिलीज कर रहा है। बस इसमें कुछ और पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन ऐड हो जाएंगे जो सीधा कनेक्ट होंगे डूम्सडे से। कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स डूम्सडे का जो हमने ट्रेलर देखा वो इसी मूवी में ऐड होने वाला है। एक और सीन होगा जो डॉक्टर डूम पर बेस होगा। बाकी जो पूरी इन्फिनिटी सागा है तो मुझे नहीं लगता वो आपने मिस की होगी। इस सागा को जितनी बार देखा जाए हमेशा कुछ नया सा ही लगता है। अब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो डूम्सडे के लिए जरूरी है। नंबर 1, इन्फिनिटी स्टोन्स। इन दोनों मूवी में इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर काफी डिटेल्स में बहुत कुछ बताया है, जैसे ये कैसे टाइमलाइन्स के फ्लो को मैनेज करती है और इसी स्टोन्स के इवेंट की वजह से अवेंजर्स दूर हुए और कुछ मरे भी। मुझे लगता है कि एंड गेम मात्र एक पहला ऐसा इवेंट है जहां से हर एक अवेंजर्स और हर एक सुपर हीरोज की कहानी ब्रांच टाइमलाइन में शिफ्ट हो गई और मल्टीवर्सल सागा इन्हीं अवेंजर्स और इन्हीं सुपर हीरोज की ब्रांच टाइमलाइन की कहानी है। ऐसे हमारे सामने वांडा की सीरीज आई, वांडा विजन। अब इस सीरीज में केवल 2 ही ऐसी चीजें हैं जो डूम्सडे के लिए जरूरी है। पहला, वांडा जो स्कारलेट विच बनी उसकी पूरी कहानी हमें दिखाया गया। दूसरा, मोनिका रैम्बो को पावर मिली और वो फोटान बनी और अभी वो एक्समैन के यूनिवर्स में है। यहाँ हेक्स वाला भी मुद्दा था जहाँ वांडा अपनी फैमिली बसाना चाह रही थी, इसलिए उसने विजन को भी क्रिएट किया और उसके बच्चे भी क्रिएट हुए। कॉमिक्स में यही वो मोमेंट होता है जिससे इमोर्टस डरा करता था, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहां से मल्टीवर्स में कियोस शुरू हो जाता है। इसीलिए कॉमिक्स में इमोर्टस ने वांडा की कहानी को ऐसे रीराइट किया कि उसे प्यार हो विजन से और जिसकी वजह से उसके बच्चे ना हो। लेकिन यही वो चीज थी जिसे इमोर्टस ने हजारों बार रोका होगा, लेकिन ये वो मोमेंट था जिसे होना ही होना था। और यही सेम चीज तो MCU में भी है, क्योंकि यहाँ पर भी वांडा ने हेक्स को क्रिएट किया है। सबसे पहले जो डॉक्टर डूम को लेकर हमारे सामने रूमर आया था कि वांडा और डॉक्टर डूम का एक टीम अप हो सकता है, तो ये जो वांडा की कहानी है कि इसकी वजह से मल्टीवर्स में कियोस शुरू होगा, तो इस कहानी को यहाँ जोड़ के डॉक्टर डूम के साथ हमें आगे देखने को मिलने जा रही है। वही कियोस मैजिक, डार्क होल्ड की पावर और ड्रीम वॉक, ये भी स्कारलेट विच से जुड़ा जो आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज तक पहुंचा। अगर आपको वांडा अच्छी लगती है तो ये सीरीज देख सकते हो, मैं भी देखूंगा, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसके अलावा आपको इस सीरीज से कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमारे सामने आई द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इस सीरीज में सैम विल्सन की जर्नी है कि वो कैसे कैप्टन अमेरिका बनता है। दूसरी तरफ विंटर सोल्जर का जो ट्रॉमा था वो भी यहाँ पर क्योर हुआ है। यूएस एजेंट जो आगे थंडरबोल्ट्स और डूम्सडे में है उसकी ओरिजिन स्टोरी भी आप यहाँ देख सकते हो। और वैलेंटीना भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है जो आगे के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी हो जाती है। फिर इसके बाद है लोकी सीजन 1 और सीजन 2। मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज आप फिर से एक बार जरूर देखो, क्योंकि यही वो सीरीज है जहाँ मल्टीवर्स वास्तव में एक प्लॉट बनता है। यहाँ हमें पहली बार सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में बताया कि कैसे ये लूप में चल रहा है और जब ये लूप टूटता है तो कैसे ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है। हमें वाइड के बारे में पता चला, TVA के बारे में पता चला, कैंग का एक वेरिएंट ह्यूरोमेंस जो अरबों सालों से पूरे मल्टीवर्स पे कॉन्कर कर रहा था इस टाइमलाइंस के जरिए, उसकी भी कहानी को यहाँ पर निपटाते हुए दिखाया है। लोकी की एक फीमेल वेरिएंट सिल्वी, उसकी कहानी के बारे में भी आपको यहाँ काफी कुछ पता चलेगा। वॉइड, ओलाइट और TVA के काम करने का तरीका
और टीवीए से जुड़ी कई सारी चीजें ऐसी रह गई हैं जो डूम्सडे में जाके कंप्लीट होंगी। वहीं लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के आखिरी में ह्यूरुमेंस और लोकी के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है ये साफ कर देती है कि ह्यूरुमेंस कितना पावरफुल है और वो सब कुछ जानता है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक कि इनकी बातचीत में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट का भी जिक्र होता है। मैं जानता हूँ कि आप में से हर किसी ने ये लोकी सीरीज देखी होगी, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवॉच जरूर करो। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है ब्लैक विडो की मूवी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो डूम्सडे के लिए जरूरी हो। बस यहाँ पर येलेना है और रेड गार्डियन है। फिर इसके बाद आती है व्हाट इफ सीरीज, और इसे भी आप देख सकते हो क्योंकि हर एक एपिसोड में हर एक नए यूनिवर्स की कहानी है और हर एक नया यूनिवर्स किसी भी एक छोटी पॉसिबिलिटीज के साथ बदल जाता है और इस बदले हुए यूनिवर्स में आप हर एक अवेंजर्स की कहानी अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ ये जितनी भी कहानियां हैं वो अलग अलग ब्रांच रियलिटी की हैं। मतलब एक संभावना से उनका पूरा यूनिवर्स अलग हुआ, उस संभावना से एक ऐसा विलन सामने आया जो पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता था। अब यहाँ ये व्हाट इफ सीरीज अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है तो बहुत सारे क्वेश्चन भी सामने आ जाते हैं। जैसे व्हाट इफ सीजन 3 में हमने जो एक्साइल टीम देखी, वहाँ पर उनके पास कैंग की चेयर थी और इस महिला शक्ति टीम को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि पूरे मल्टीवर्स में इनके समान कोई है ही नहीं। तो इस चीज को कैसे डूम्सडे में कंटिन्यू किया जाएगा अगर ये कंटिन्यू रहती है तो, वरना अभी के लिए बस इसे एक एक्सपीरियंस के लिए देख लो। फिर इसके बाद है शांग-ची, और इस मूवी से भी ज्यादा कुछ नहीं है। बस शांग-ची का कैरेक्टर को यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया गया है और इसकी जो 10 रिंग्स हैं वो बीकन भेज रही हैं किसी और को। यही बीकन आगे डूम्सडे में रिवील किया जाएगा कि ये किसको सिग्नल भेज रहा था। बाकी इस मूवी से ऐसा कुछ नहीं है जो डूम्सडे में कंटिन्यू होगा। फिर इसके बाद हमारे सामने आई इटर्नल्स, और इसे आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो डूम्सडे के लिए जरूरी हो। अरिशिम द जज हमने देखा वो डूम्सडे में वापस नहीं आने वाला। ब्लेड जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया उसकी मूवी के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। और जितने भी हमने इटर्नल्स देखे, यहाँ तक कि थैनोस के भाई को भी देखा, ये सारी चीजें एमसीयू से पता नहीं क्यों डिस्कनेक्टेड लगती है। ये एक ऐसी मूवी बन गई है जो एमसीयू की होते हुए भी एमसीयू की नहीं है, तो भाई लोग इसे स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद आती है हॉकाई सीरीज। एंड गेम के बाद हॉकाई का क्या हुआ उसकी कहानी आप यहाँ देख सकते हो और नई हॉकाई केट बिशप की ओरिजिन स्टोरी भी यहाँ समझ सकते हो जो आगे यंग अवेंजर्स के लिए प्लान की गई थी। एमसीयू के फ्यूचर में इन दोनों हॉकाई को लेकर कोई बड़े प्लान तो नहीं है और ना ही कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। चाहो तो डूम्सडे के लिए इस सीरीज को स्किप कर सकते हो। बस इतना समझ लो कि यहाँ पर हमें एक नई हॉकाई केट बिशप मिली है जो यंग अवेंजर्स को आगे सेटअप करेगी। और हाँ, बस इस सीरीज ने येलेना के कैरेक्टर आर्क को भी कंप्लीट किया है, बस इतना ही है। इसके बाद है फार फ्रॉम होम जो कंप्लीट होती है स्पाइडरमैन नो वे होम पर। चाहो तो आप ये दोनों मूवी देख सकते हो, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम में कुछ ऐसे पॉइंट है जिन्हें याद रखने होंगे। नंबर 1, जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर के लिए किया, मतलब सभी की यादों में ये मिटा दिया गया कि कोई पीटर पार्कर जैसा भी कोई बंदा था। ये चीज आगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे दोनों में यूज होने वाली है और ये पीटर के आर्क को पूरी तरह से बदल के भी रख देगा। वहीं जो हमने इस मूवी में रियलिटी को शीशे की तरह टूटते हुए देखा वो भी एक तरह का इनकर्जन था। पिछले जितने भी स्पाइडरमैन देखे थे वो यहाँ इस यूनिवर्स में आ गए, साथ ही इनके साथ इनके विलन भी यहाँ आ गए। और जो इस यूनिवर्स में कुछ कैरेक्टर थे जैसे वल्चर, वो किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए और इस कांड से ब्रांड न्यू डे में भी कुछ बवाल हुए हैं जिनको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। फिर आती है मून नाइट और डूम्सडे के लिए इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 चीज ऐसी हैं जो थोड़ी हिलाने वाली है। नंबर 1, यहाँ विक्टर वॉन डूम के रेफरेंस देखने को मिले। हमने जो कैसल देखा वो डॉक्टर डूम के कैसल जैसा ही था। ये जो पूरा इलाका है ये लैटवेरिया जैसा लगता है। यहाँ पीछे वॉक्स में वॉन डूम भी लिखा हुआ हम देख सकते हैं। वही खॉन्शु की पास्ट स्टोरी रामाटूट के समय से है। रामाटूट कैंग का एक वेरिएंट है जिसको हमने एंट मैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा, लेकिन मार्वल अभी यहाँ इनकी इक्वेशन को अपने डूम्सडे में फिट नहीं करने वाला, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये सीरीज देखी नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए इसे आप देख भी सकते हो। फिर इसके बाद है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी डूम्सडे के लिए जरूरी है क्योंकि वांडा का आर्क यहाँ 616 के लिए कंप्लीट किया गया है और ऑफिशियल तौर पर यहाँ तक कह दिया गया है कि जो 616 की वांडा है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो अभी डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साथ वापस आ रही हैं, तो ये चीज थोड़ा तो कंफ्यूजन पैदा करेंगी। इसके अलग इस मूवी से हमें टाइमलाइंस के इनकर्जन के बारे में पता चला जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथ क्रिस्टीन इसे फिक्स करने जाते हैं और डॉक्टर डूम का एक इविल वेरिएंट उनके सामने आता है। अमेरिका चैविस जो मल्टीवर्स की मात्र एक ऐसी कैरेक्टर है जो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ मल्टीवर्सल ट्रेवल कर सकती है। अपने मुक्के से वो स्टार शेप के पोर्टल खोल सकती है, साथ ही वो इस मल्टीवर्स से बिलोंग नहीं करती, उसका खुद एक अलग ही पॉकेट डायमेंशन है। इसी मूवी में 2 अलग अलग अथॉरिटी ने बताया कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन शुरू हुआ है, मतलब जो मल्टीवर्स में इनकर्जन हो रहा है उसके पीछे 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज है।
पहली इल्यूमिनाटी टीम जहां फैंटास्टिक फोर और इन सभी मेंबर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दोषी करार दिया। फिर इस मूवी के लास्ट में क्लिया आई जो डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन ले गई और इसने भी साफ कर दिया कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन हुआ है और हमें इसे फिक्स करना है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिली मिस मार्वल और इस सीरीज में केवल 2 ही ऐसी चीजें हैं जो डूम्सडे में कंटिन्यू होंगी। पहला मिस मार्वल के बैंगल जिसे पहली बार इस सीरीज में दिखाया गया। डूम से पहले कैंग से इस बैंगल को कनेक्ट करके दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ लीक्स ऐसे सामने आए हैं कि ये जो बैंगल और शांग-ची की 10 रिंग्स है वो कैंग से अभी भी जुड़ी हुई है। दूसरा, मिस मार्वल एक पहला ऑफिशियल ऐसा कैरेक्टर है जो म्यूटेंट है। फिर इसके बाद है थॉर लव एंड थंडर। मुझे पता है कि ये मूवी आप स्किप नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने इसे एक बार देख लिया है तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स को नोटिस कर लो, जैसे पहला लव जो इटर्निटी का एक अंश है, और डूम्सडे का जो थॉर वाला ट्रेलर था वहाँ पूरा ट्रेलर लव और थॉर को ही डेडिकेट था। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो डूम्सडे की कहानी होगी वो थॉर और लव के साथ जुड़कर डॉक्टर डूम से कनेक्ट होगी, क्योंकि सूत्रों का ऐसा मानना है कि डॉक्टर डूम थॉर की बेटी लव को ले गया है। इस मूवी में पहली बार वेलहेला को दिखाया गया है। जेन फॉस्टर की डेथ हो गई है। ज्यूस और हरकुलिस इंट्रोड्यूस हुए हैं और इनका पता नहीं डूम्सडे में आगे क्या होगा। फिर इसके बाद है शी हल्क, और इस सीरीज को पूरी तरह से छोड़ दो। बस यहाँ पर हल्क का बेटा हमें स्कार देखने को मिला है और यही हल्क और उसका बेटा स्कार हमें आगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिलेगा। क्या पता डूम यहाँ हल्क के बेटे को भी ले जाए। फिर इसके बाद अगली सीरीज है बेयरवुल्फ बाय नाइट। इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए देख सकते हो। इसके बाद अगला नंबर है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का, और यहाँ पर शूरी को स्टैब्लिश किया गया है एक नए ब्लैक पैंथर के रूप में। तचाला का बेटा एक नया ब्लैक पैंथर को यहाँ स्टैब्लिश कर दिया गया है। न्यूमार और अटूमा एक जलीय कबीला भी यहाँ हमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और इस मूवी में कुछ ऐसा खास नहीं है जो डूम्सडे के लिए जरूरी हो। फिर इसके बाद है द गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। इसे डूम्सडे के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये टीम पसंद है तो इसे जरूर देखना। फिर इसके बाद है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये मूवी आपको देखनी ही है, सिर्फ कैंग के लिए नहीं बल्कि कैंग का जो फ्यूचर डूम्सडे में होने वाला है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कैंग ने काफी कुछ बताया है। उसने कहा कि वो मल्टीवर्स पे कॉन्करर किया करता था, उसने न जाने कितने अवेंजर्स को मारा है, वो ही है जो मल्टीवर्सल वॉर को रोक सकता है, और उसके वेरिएंट्स टाइमलाइन से एक बच्चे की तरह खेल रहे हैं। कैंग के कहने का साफ मतलब ये था कि मल्टीवर्स उसका है, लेकिन उसके वेरिएंट जो हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिले, उन्होंने कैंग से ये सब छीन लिया और कैंग आगे हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलता। लेकिन अब ये कहानी बहुत छोटी कर दी गई है और इनकी कहानी डूम्सडे में थोड़ी अलग ढंग से नजर आएगी। अब अगर कैंग को साइड कर दिया जाए तो हमें इस मूवी से क्वांटम रेल्म और मल्टीवर्सल कोर इंजन, 2 ऐसी चीजें मिलती हैं जो आगे डूम्सडे के लिए यूज होगी। फिर इसके बाद है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इसे भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप इसे डूम्सडे के लिए देख रहे हो, वरना ये मूवी एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। मूवी के आखिरी में कुछ ऐसा हुआ है कि पीटर क्विल अब अर्थ पर है, रॉकेट अब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को संभालता है, एडम वॉरलॉक जो मार्वल कॉमिक्स का एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है वो अब इनके साथ है, गमोरा जो इन्फिनिटी वॉर में मर गई थी वो रेवेंजर्स के साथ है, और बाकी के कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो अपने अलग अलग रास्ते निकल गए हैं। फिर इसके बाद अगली सीरीज है सीक्रेट इन्वेशन। पता नहीं क्यों मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये सीरीज आपको देखनी ही होगी। यहाँ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद निक फ्यूरी की जर्नी को दिखाया गया है। स्क्रल कैसे अर्थ पर इन्वेशन कर रहे हैं उसको भी दिखाया गया है। गाया एक सुपर स्क्रल है जिसके पास 23 सुपर हीरोज की पावर है, वो यहाँ पर स्टैब्लिश हुई है। और अगर इस सीरीज की कहानी की बात की जाए तो ये सबसे बेकार कहानी है जो एमसीयू की तरफ से हमें मिली है, लेकिन इसने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या स्क्रल अभी भी अर्थ पर है? और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में यही स्क्रल पूरे अर्थ या यूनिवर्स पर टेक ओवर कर ले। ये सीरीज इस तरह के सस्पेंस को छोड़कर जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये सीरीज आपको देखनी होगी। फिर इसके बाद है द मार्वल्स मूवी, और इस मूवी में बस एक चीज काम की है जो डूम्सडे में कंटिन्यू होगी, वो है मोनिका रैम्बो का एक्स-मैन के यूनिवर्स में पहुंच जाना। इसीलिए कैप्टन मार्वल का डूम्सडे में जो मिशन होगा वो यही है कि मोनिका रैम्बो जो एक्स-मैन के यूनिवर्स में फंसी है उसको कैसे वापस से 616 पर लेके आया जाए। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस मार्वल यंग अवेंजर्स को सेटअप करती है, इसलिए वो केट बिशप के पास पहुंचती है और वो बताती है कि उसने कैसी लैंग से भी बात की है। तो यहाँ पर यंग अवेंजर्स टीम को बनते हुए दिखाया गया है, और इसकी जो एक फुल मूवी आने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। और डूम्सडे में ये जो यंग अवेंजर्स की टीम होगी ये हमें कुछ अलग ही दिखाई देगी। मतलब यंग अवेंजर्स टीम तो बन गई है, लेकिन उन्हें इतने बड़े मिशन नहीं दिए गए हैं। इसी में ही एको सीरीज है और इसे आप फुल्ली स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका। डेडपूल एंड वुल्वरीन इसे बार बार देखो, क्योंकि इसमें एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट को हमें दिखाया गया
वाइड में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें पता चला। टीवी अब कैसे काम कर रहा है, B-15 अलग अलग एंकर बीइंग पे नजर रखी हुई है उसके बारे में भी पता चला। और वाइड में जो कैरेक्टर थे जिन्हें पहले TVA ने प्रोन कर दिया था उनको उनकी टाइमलाइंस में जगह मिल गई है, लेकिन वुल्वरीन और X-23 डेडपूल के यूनिवर्स में है। और आगे डूम्सडे में एंकर पॉइंट भी एक प्लॉट स्टोरी का हिस्सा है जहां ये डेडपूल एंड वुल्वरीन सीधा कनेक्ट होंगे। फिर है अगाथा ऑल अलोंग, इस सीरीज को भी आप फुल्ली स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद है कैप्टन अमेरिका एक नई बहादुर दुनिया। ये मूवी जहां से शुरू होती है ये वहीं खत्म हो जाती है। बस यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो डूम्सडे में काम आएगी, जैसे लीडर की भविष्यवाणी। लीडर कहता है कि और भी दुनिया है और भी हीरोज हैं, तुम अपनी दुनिया को कैसे बचाओगे जहां तुम्हारा सामना अपनों से ही होगा। बस यहाँ पर ये भविष्यवाणी की गई आने वाले इनकर्जन को लेके, लेकिन उसकी कोई भी झलक देखने को नहीं मिली। दूसरा, हमें यहाँ रेड हल्क देखने को मिला और वो भी पूरी तरह से वेस्ट चला गया। फिर इसके बाद है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला सीजन, इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये सीरीज बेहतरीन है तो एक्सपीरियंस के लिए इसे आप देख सकते हो। फिर इसके बाद अगली मूवी है थंडरबोल्ट्स। ये मूवी चाहे तो आप देख सकते हो, लेकिन कुछ पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी होगी। नंबर 1, यहाँ हमें पहली बार 616 में 2 अवेंजर्स टीम देखने को मिली। पहली टीम ये जो थंडरबोल्ट्स की है जिसको न्यू अवेंजर्स कहा गया है, और इसमें जो इसका मेन विलन सेंट्री था वो भी इनके टीम में है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो अवेंजर्स टावर है जो कभी टोनी स्टार्क का हुआ करता था। दूसरी तरफ सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम है, और सैम की अवेंजर्स टीम के बारे में हमें तब पता चला जब 616 के ऑर्बिट में फैंटास्टिक 4 का शिप देखा गया। यहाँ हमें ये भी क्लियर कर दिया गया कि जो थंडरबोल्ट्स का इवेंट हुआ है उसके 14 महीने बाद ये फैंटास्टिक 4 वाला इवेंट हो रहा है। ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, एक तरह से इसे ऐसा समझो कि आपने डूम्सडे को थोड़ा सा देख लिया है। आयरन हार्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन मफिस्टो को देखना है तो आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। फिर इसके बाद है फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप। इस मूवी को अगर आप डॉक्टर डूम के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम नजर आता है, लेकिन सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, हाथ में मास्क है और डॉक्टर डूम को आप क्लियर भी नहीं देख सकते। यहाँ डॉक्टर डूम पहली और अब तक आखिरी बार दिखाई दिया है जो फ्रैंकलिन और सू को अपने साथ ले गया है। वहीं इस मूवी से आप फैंटास्टिक 4 के इस नए ओरिजिन को समझ सकते हो। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना पावरफुल है इसमें यहाँ क्लियर दिखाया गया है। दूसरा, जो इनका यूनिवर्स है रेट्रो फ्यूचरिस्टिक, वो TVA से काफी मिलता जुलता है, तो कई सारी चीजें हैं जो आगे TVA डूम्सडे इनसे लिंक होगी। फिर इसके बाद है वंडर मैन जो 27 जनवरी से रिलीज होगी, और अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कैसे डूम्सडे से कनेक्ट होने वाली है। और फिर हमें 26 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने को मिलेगी, और यहीं से हल्क इस न्यूयॉर्क और स्पाइडरमैन की कहानी आगे कैसे कंटिन्यू होती है और डूम्सडे में वो कहां टेक प्लेस करती है, इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले हमें डॉक्टर डूम का एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और अभी जितने भी ट्रेलर हमारे सामने आए हैं, कैप्टन अमेरिका, थॉर, एक्समैन, बाकी भी कई ऐसे ट्रेलर रह जाते हैं जिनका आना बाकी है। सुनने में तो ऐसा आया है कि जो 30 ट्रेलर मार्वल ने बनाए हैं वो सारे के सारे हमें मिलने जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर एक्समैन कैरेक्टर्स की, तो इन मूवीज को आप रिविजिट कर सकते हो। मुझे पता है कि आप लोगों में से हर किसी ने ये एक्समैन मूवी तो देखी ही होगी, तो डूम्सडे के फुल एक्सपीरियंस के लिए इस मूवी को आप देख सकते हो। बात करें इनकी थ्योरीज और प्लॉट स्टोरी की, तो मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में इसको डिकोड किया है, तो ये भी देखना मत भूलना। फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय। आलिए रे आलिए, भग मत जाइयो, पिछवाड़ा लाल कर दूंगा।